इंसान के मरने के बाद की दुनिया कैसी होगी। कोरियाई फिल्मों ने उसे गहराई से दिखाया है। मरने के बाद आत्मा को 49 दिनों के अंदर 7 नरकों हेल से गुजरना पड़ता है। हर नर्क में भयानक सजाएं मिलती हैं और अगर आत्मा इन 7 परीक्षाओं को पार करके पूरी तरह बेकसूर साबित हो जाए तभी उसे अगले जन्म का मौका मिलता है। हमारा हीरो फायर फाइटर किम जा होंग एक रेस्क्यू मिशन में एक हादसे का शिकार हो जाता है। वो एक बच्ची को लेकर ऊंचाई पर लटका होता है, तभी आग से उसकी रस्सी कट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वो बच्ची को अपनी बाहों में कस कर बचाता है। जमीन पर बुरी तरह गिरने से पहले उसकी पूरी जिंदगी एक पल में आंखों के सामने से गुजर जाती है, पर शुक्र है कि बच्ची एकदम ठीक रहती है। जैसे ही वो किम जा होंग उठकर बच्चे को देखने जाता है, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक 2 काले कपड़ों वाले आदमी आते हैं जो यमलोक के दूत हाय वॉन मायक और ली देओक चुन होते हैं, जो उसे परलोक ले जाने आए होते हैं। जब किम जा होंग अपने शरीर को जमीन पर देखता है तब उसे एहसास होता है कि वो मर चुका है। अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों को बचाने के कारण उसे उत्कृष्ट आत्मा पैरागॉन का दर्जा मिलता है। इस कार्ड की वजह से 3 दूतों गंगारिम, हाय वॉन मायक और ली देओक चुन की निगरानी में उसे 7 नरकों में न्याय के लिए ले जाया जाता है। किम जा होंग इस बात को मान नहीं पाता। वो मरना नहीं चाहता। वो अपनी बीमार और गूंगी बहरी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता, मगर उसका शरीर अपने आप ऊपर उठने लगता है और वो एक रहस्यमयी दुनिया में खींच लिया जाता है। थोड़ी देर बाद किम जा होंग यमलोक के एंट्री गेट पर पहुंचता है, जहां अभी अभी मरे हुए लोग कतार में अपने अगले जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं। दूत उसे अपने लीडर गंगारिम से मिलवाते हैं और उत्कृष्ट आत्मा होने के कारण किम जा होंग को सबसे पहले जाने का मौका मिलता है। 7 नरकों का ट्रायल अंधेरे के न्यायालय में एक एक करके शुरू होता है। सबसे पहला है हत्या नर्क, जहां किम जा होंग पर हत्या का सबसे हल्का आरोप लगता है। वो हैरानी से भर जाता है। वो तो हमेशा लोगों को बचाता रहा था, फिर उस पर हत्या का इल्जाम कैसे लग गया। दूत बताते हैं कि यहाँ हत्या सिर्फ सीधी सीधी नहीं मानी जाती, बल्कि बातों और अप्रत्यक्ष रूप से हुई मौत भी जुर्म होती है। तभी गुस्से वाला चेहरा लिए हत्या नर्क का राजा ब्योन सेओंग दे वांग प्रकट होता है। वो किम जा होंग को दोषी ठहराता है क्योंकि एक रेस्क्यू मिशन में वो अपने साथी को नहीं बचा पाया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी, और इसे अप्रत्यक्ष हत्या माना जाता है। अपराध बोध से दबा किम जा होंग कुछ नहीं बोल पाता। उसे समझ नहीं आता कि अपना बचाव कैसे करे। ब्योन सेओंग दे वांग बहुत गुस्से में आ जाता है। किम जा होंग के पैरों के नीचे की जमीन फट जाती है और नीचे खौलता हुआ लावा दिखने लगता है। दोषी आत्माओं को इसी आग में फेंका जाता है जहां वो जलती नहीं बल्कि जलने का अंतहीन दर्द सहती रहती हैं। गंगारिम आगे बढ़कर उसका बचाव करता है और भूत दर्पण को चलाकर उस दिन की पूरी घटना दिखाता है। तब उसके साथी का पैर पत्थर के नीचे फंसा हुआ था और उसने किम जा होंग से कहा था कि वो पहले बाकियों को बचाए। किम जा होंग 8 लोगों को बचा लेता है। जब वो अपने साथी को बचाने वापस आता है तब तक बिल्डिंग ढहना शुरू हो चुकी थी। ब्योन सेओंग दे वांग बहुत सोच विचार करके फैसला लेता है कि किम जा होंग का योगदान उसकी चूक से कहीं ज्यादा है और वो किम जा होंग को बेकसूर रिहा कर देता है। अगला है आलस्य नर्क। ये उन लोगों को सजा देता है जो अपनी जिंदगी बेकार चीजों में बर्बाद करते हैं। इस नर्क की इंचार्ज चो गैंग दे वांग नाम की एक बूढ़ी महिला है। वो भी भूत दर्पण से किम जा होंग की जिंदगी देखती है। वो पाती है कि किम जा होंग ने पूरी जिंदगी मेहनत और लगन से काम किया है। उसकी सकारात्मक सोच देखकर वो इतनी प्रभावित हो जाती है कि वो उसके लिए एक स्मारक बनाने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन जैसे ही चो गैंग दे वांग को पता चलता है कि किम जा होंग ने ये सब पैसे के लिए किया था, उसके चेहरे की हंसी एकदम से गायब हो जाती है, क्योंकि यमलोक में पैसे को वेश्यन कहा जाता है और उसकी पूजा करना भी एक बड़ा पाप है। चो गैंग दे वांग तुरंत आदेश देती है कि उसकी आत्मा को एक रोलर के नीचे धकेल दिया जाए। जब किम जा होंग पीछे मुड़कर देखता है तो चो गैंग दे वांग को एक डरावना नजारा दिखता है। हजारों आत्माएं एक बहुत बड़े रोलर के ऊपर भाग रही होती हैं। ये वो आत्माएं हैं जो जिंदगी में बहुत आलसी थी। अब उन्हें प्रायश्चित के तौर पर हमेशा भागते रहना होता है। जरा सी चूक होने पर रोलर उन्हें कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह है आलस्य नर्क की कठोर सजा। किम जा होंग डर से कांपता है। रोलर के नीचे जाने ही वाला होता है कि दूत पानी में कूदकर उसकी आत्मा को खींच लेते हैं। वो फिर से भूत दर्पण चलाते हैं ताकि चो गैंग दे वांग को किम जा होंग की रोजमर्रा की जिंदगी पता चले। किम जा होंग हर रोज सुबह से रात तक काम करता था। वो सिर्फ एक फायर फाइटर ही नहीं था, बल्कि ऑफिस के बाद रेस्टोरेंट में भी काम करता था, रात में ड्राइवर के तौर पर, और वीकेंड पर नहाने के घर में सफाई करता था। वो इतनी मेहनत सिर्फ अपनी बीमार माँ और पढ़ने वाले छोटे भाई के लिए करता था। उसे परिवार चलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। ज्यादा थकान के कारण वो कई बार बेहोश भी हो चुका था। 15 साल काम करने के बाद भी उसने एक दिन की छुट्टी नहीं ली थी। वो पैसे के जाल में फंसा हुआ था, पर इसमें उसका क्या कसूर था। किम जा होंग की मुश्किलों को जानकर चो गैंग दे वांग उसकी मेहनत से बहुत भावुक हो जाती है और आखिरकार उसे बेकसूर करार दे देती है।
दूसरा नर्क भी वो किसी तरह पार कर जाते हैं। वो तीसरे नर्क की तरफ जाने ही वाले होते हैं, तभी रास्ते में एक अजीब घटना होती है। बहुत सारी आत्माएं उनका रास्ता रोककर उन पर हमला करने लगती हैं। शुक्र है कि दूत उन आत्माओं को मार गिराते हैं। ऐसा सिर्फ एक वजह से हो सकता है कि किम जा हुंग के किसी करीबी रिश्तेदार की मौत गलत तरीके से हुई है और वो एक भटकती हुई आत्मा बन गई है। किम जा हुंग को सबसे पहले अपनी बीमार माँ का ख्याल आता है। भटकती हुई आत्माओं से बच निकलने के बाद दूत गंगारिम खुद जमीन पर जाने का फैसला करता है। उसे जानना होता है कि मरा हुआ इंसान कौन है, क्योंकि उस भटकती हुई आत्मा के शरीर को जलाने से ही वो हमेशा उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। वो किम जा होंग के घर में घुसता है, जहाँ उसकी माँ को सुरक्षित देखता है। असल में वो भटकती हुई आत्मा किम जा होंग का छोटा भाई किम सू होंग था। गंगारिम अपनी तलवार से सू होंग की आत्मा को खींचता है, पर वो खिड़की तोड़कर भाग जाती है। गंगारिम तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन सू होंग की आत्मा बहुत ताकतवर होती है और वो भागने में कामयाब हो जाता है। पर गंगारिम को जल्द ही सू होंग की मौत का सच पता चल जाता है जब वो उसकी मिलिट्री छावनी में जाता है। सू होंग और एक नया सिपाही वॉन डोंगयोन एक साथ ड्यूटी पर थे जब सिपाही की गन गलती से चल जाती है और गोली सू होंग को लग जाती है। वहाँ मौजूद फर्स्ट लेफ्टिनेंट पार्क को डर लगता है कि इस बात से उसका प्रमोशन रुक जाएगा, इसलिए फर्स्ट लेफ्टिनेंट पार्क और सिपाही वॉन डोंगयोन मिलकर वहाँ मौजूद लोगों को पता ही नहीं चला कि जमीन में दबे छोटे भाई की सांसें अभी भी चल रही हैं और आखिरकार वो जिंदा दफन होकर मर जाता है। अपनी करतूत छिपाने के लिए एक अधिकारी सबको बताता है कि छोटा भाई कैंप से भाग गया और भगोड़ा बन गया। मामले को दबाने के लिए उस अधिकारी ने नए सिपाही को कुछ दिन आराम करने को कहा, लेकिन सिपाही को नहीं पता था कि अब छोटा भाई की भटकती आत्मा उसे ढूंढने लगती है। अपने अंदर के भारी पछतावे को लेकर नया सिपाही एक बार बार में जाकर बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और मौका देखकर छोटे भाई की आत्मा उसकी जान लेने के लिए पास आने लगती है। तभी राजदूत तेजी से वहां पहुंच जाते हैं और आत्मा को मजबूरन फिर से भागना पड़ जाता है। अपने अंदर के इस दुख को और सहन न कर पाने पर सिपाही छोटे भाई की मां को एक नक्शा दे देता है जिस पर उसके दफन होने की जगह लिखी होती है। आखिरकार वो सिपाही खुद को मारकर अपनी गलती की सजा देना चाहता है और जैसे ही उसकी सांसें रुकने लगती हैं, छोटे भाई की आत्मा वहां आ जाती है। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो अब भी सिपाही को माफ करना चाहता था और राजदूत से उसकी जान बचाने की गुहार लगाने लगता है। लेकिन राजदूत इस दुनिया के जीवन और मृत्यु के मामले में दखल नहीं देना चाहते थे, तो छोटा भाई वादा करता है कि अगर उन्होंने सिपाही को बचा लिया तो वो खुशी खुशी उनके साथ नर्क चला जाएगा। राजदूत को उसका ये प्यार देखकर मान जाते हैं और सिपाही की जान बचा ली जाती है। इसके बाद छोटा भाई राजदूत से ये संदेश देने को कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसे चैन से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, और इसी के साथ छोटे भाई का दुख और गुस्सा शांत हो जाता है। इसी बीच नर्क में मौजूद जैक फायरमैन नर्क के छठे स्तर हिंसा के नर्क यानी वायलेंट हेल में पहुंच जाता है। जैक के लिए पिछले स्तर ज्यादा मुश्किल नहीं थे, वो बस एक तरह का रास्ता पार कर लेता है, लेकिन छठा स्तर जैक के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है क्योंकि उसने स्कूल के समय में बेवजह अपने छोटे भाई को मारा था और उसका भाई अभी भी उसे माफ नहीं करता है। इस बार उसका गुनाह पक्का साबित हो जाता है और ऊपर राजदूत भी उसे बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। वो महिला दूत से कहता है कि वो यमराज से 7वें स्तर के साथ उसकी सजा तय करने की अपील करें, लेकिन जैक को पता होता है कि अगर 7वें स्तर में उसे दोषी मान लिया गया तो उसे न सिर्फ दोबारा जन्म नहीं मिलेगा बल्कि उसे दुगनी सजा भी मिलेगी और साथ ही हजारों सालों की दूतों की सारी अच्छी कमाई पुण्य भी खत्म हो जाएगी। फिर भी वे जोखिम उठाने का फैसला करते हैं क्योंकि 7वां स्तर पारिवारिक प्यार का नर्क कहलाता है और जैक एक बहुत अच्छा और आज्ञाकारी बेटा था और वे जीत का पक्का विश्वास रखते हैं। आखिरकार यमराज उनकी बात मान लेते हैं। इस बीच छोटा भाई और राजदूत नर्क लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक अनहोनी हो जाती है। उसकी माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए कैंप में दौड़ती हुई आती है। उन्हें पक्का विश्वास था कि उनका बेटा भाग नहीं सकता। शव को दफनाने वाला अधिकारी जैसे ही ये देखता है, वो तुरंत आगे बढ़कर माँ को रोकने की कोशिश करने लगता है। माँ दफन की जगह वाला नक्शा निकालती है और अधिकारी को डर लगने लगता है कि उसका गुनाह अब सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो माँ की तरफ तेजी से झपटकर उन्हें जमीन पर धक्का दे देता है। ये सब देखकर जो छोटा भाई शांत हो गया था, उसके मन का सारा दबा हुआ गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वो पल भर में ही नफरत से भर जाता है। उसके चेहरे की खालें उतरने लगती हैं। आखिरकार वो राजदूत के बंधन को तोड़ देता है। अब चाहे उसे हमेशा के लिए मोक्ष न मिले, वो अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। राजदूत उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनका गला पकड़कर उन्हें दूर फेंक देता है। नफरत ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया था
आसपास की सारी रेत इकट्ठा होकर एक बड़ा तूफान बन जाती है और फिर एक बड़े राक्षस में बदल जाती है जो कैंप को तहस नहस करने लगता है। राजदूत अब कुछ नहीं कर सकते थे और नर्क में अपने सहायक को मदद के लिए बुलाते हैं। सहायक आसमान से नीचे आते हैं और एक बार में ही उसे सही जगह पर निशाना लगाते हैं, लेकिन छोटा भाई अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता है। उसी समय नर्क में उसका बड़ा भाई भी इसकी वजह से परेशानी में आ जाता है। वो महिला दूत को जोर से धक्का देता है और खुद बहती रेत में डूबने लगता है। महिला दूत उसे खींचकर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, पर सब बेकार हो जाता है। जैसे ही रेत उसे पूरी तरह निगलने वाली थी, छोटा भाई महिला दूत की उदास आवाज सुन लेता है और ऊपर नजर उठाकर अपने भाई को इतनी बुरी हालत में देखता है। आखिरकार छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपना बदला लेना बंद कर देता है। राजदूत भी इस मौके का फायदा उठाकर उसे बांध देते हैं। इसी समय रेत के बीच में से एक बहुत बड़ी इमारत ऊपर उठ जाती है। यही नर्क का आखिरी स्तर, पारिवारिक प्यार का नर्क, फिलियल पाइटी हिल था। यहाँ परिवार के खिलाफ किए गए गुनाहों का फैसला होता है और फैसला करने वाले सबसे ताकतवर यमराज होते हैं। यमराज सीधे जैक को सजा सुनाते हैं कि उसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी और ये गुनाह माफ करने लायक नहीं है। असल में जैक जब स्कूल में था तब उसने अपनी बहुत बीमार माँ को मार डालने के बारे में सोचा था, क्योंकि उस वक्त वो इस भारी जिम्मेदारी को नहीं उठा पा रहा था और उसका एक छोटा भाई भी कुपोषित था, तो उसे लगता था कि अब जीना बेकार है। उसने पूरे परिवार को इस दुनिया से ले जाने की सोच ली थी और इस वजह से वो खुद को बहुत कसूरवार मानता था। उसे लगता था कि वो अब अपनी माँ से नजरें नहीं मिला सकता, इसलिए वो घर छोड़कर चला जाता है। उसने मेहनत करके पैसे कमाए और अपनी माँ और भाई की मदद की, लेकिन अपनी माँ के पास वापस जाने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। महिला दूत जैक का पक्ष लेते हुए ये कहती है कि इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ था और माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। यमराज तुरंत रात का आईना दिखाते हैं और उन्हें वो सारी घटना अपनी आंखों से देखने को मिलती है। जब जैक अपनी माँ को तकिए से मारने जा रहा था तब उसकी बीमार माँ पहले ही जाग चुकी थी। माँ को भी पता था कि वो अपने बच्चों पर एक बोझ बन गई है और शायद इसी तरह से उनके बच्चों की जिंदगी आसान हो सकती है। भले ही वो बोल या सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो सब कुछ समझती थी। जैक के घर छोड़ने के 15 साल में माँ हर दिन दुआ करती थी कि उनका बेटा अपने मन का पछतावा छोड़कर उनके पास वापस आ जाए, लेकिन आखिर में उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर ही मिली। सच जानने के बाद जैक को और भी ज्यादा पछतावा होने लगता है। वो जमीन पर गिरकर रोने लगता है और कहता है कि वो सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन एक बार अपनी माँ से मिलकर माफी मांगना चाहता है। यमराज कहते हैं, मैंने तुम्हें 15 साल दिए, तुम्हें अपनी माँ को सच बताने के अनगिनत मौके मिले, लेकिन तुम हमेशा सच्चाई से भागते रहे। उसी पल चारों तरफ की पीली रेत में माँ की छवि दिखने लगती है। दरअसल छोटे भाई ने दूतों की मदद से अपनी माँ के सपने में जाकर उनसे बात की थी। उसने माँ से कहा था कि वो अपना शहर में अपना जजमेंट बनने का सपना पूरा करने जा रहा है और उन्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने अपने बड़े भाई को कभी दोष नहीं दिया था, बल्कि उसे लगता था कि वही बच्चों पर बोझ बना हुआ था। इस वक्त जैक बहुत दुखी होता है, लेकिन उसे अपनी माँ से माफी मांगने का मौका नहीं मिल पाता है। ये सीन सबको बहुत भावुक कर देता है। यमराज ये सब देखकर कहते हैं कि गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को सच्चे मन से माफी मिलती है। यमराज फैसले का कागज फाड़ देते हैं, क्योंकि नर्क में सजा कम हो जाती है। अगर दुनिया में कोई इंसान सच्चे मन से माफ कर दे तो वो बीज उस गुनाह की सजा माफ कर देता है। इस तरह जैक को दोबारा जन्म लेने का मौका मिल जाता है। आखिरकार राजदूत एक डिलीवरी बॉय बनकर जैक का खरीदा हुआ तोहफा उसकी माँ को दे आते हैं। उस तोहफे में जैक का अपनी माँ के लिए लिखा हुआ पत्र छिपा होता है। दुनिया में जैक जैसे बहुत से लोग हैं जो अपने प्यार को दिल में छिपाए रखते हैं और उसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और जब मौका निकल जाता है तब उन्हें पछतावा होता है।